ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनमें हर्निया या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार एज बढ़ने के साथ भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो विद एज कैसे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसको सही करने के लिए क्या करें, इसके बारे में? तो हाइड्रोसील और हर्निया बेसिकली है कि टेस्टिस, हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस के आसपास लेयर्स होती है। ठीक है। तो टेस्टिस कई लेयर्स के अंदर रैप्ड होता है। तो अगर किसी एक लेयर में पानी भर जाए उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। तो क्या सर्जरी से ही हटाना पड़ता है इसको? नहीं, तो हाइड्रोसील के 2 एज ग्रुप होते हैं। अगर ये हाइड्रोसील छोटे बच्चों में है तो उसका इलाज सर्जरी से होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में हाइड्रोसील का पानी पेट से आता है। तो पेट में जो छेद है, जो बताया मैंने कि टेस्टिस नॉर्मली एक इंग्वाइनल कैनाल से आते हैं, अगर वो छेद बंद नहीं हुआ तो 1 साल छोटे बच्चों में हाइड्रोसील नॉर्मली पेट के पानी से आता है, और वो कनेक्शन बंद करना जरूरी है, वरना वो पानी आता रहेगा। इट इज़ लाइक लीकेज डेवलप हुई है, तो इसलिए वो सर्जरी से ठीक होता है। कोई साइड इफेक्ट है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल सर्जरी है और बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। नहीं तो फिर क्या, वो पानी की वजह से वो बढ़ जाता है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, आगे चल के भी प्रॉब्लम। और जो बड़े लोगों में हाइड्रोसील होता है वो नॉर्मली सिर्फ पानी इकट्ठा होता है। वो इसलिए होता है कि जो लेयर्स है वो ज़्यादा पानी बना रही है। तो उसमें क्या है, जो छोटे केसेस है, माइल्ड मॉडरेट, जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं या सिरिंज से पानी निकाल सकते हैं बिना सर्जरी के। और अगर बहुत बड़ा हो गया है, आप मानेंगे नहीं, हाइड्रोसील तो इतने बड़े हो जाते हैं कि कई बार आदमी चल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें कई बार 1 लीटर पानी भर जाता है। तो आप सोचिए, कोई आदमी 1 लीटर का पानी, उसका साइज भी तो फिर बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो पैंट ही नहीं पहन पाते। तो वो क्या है, क्योंकि इग्नोर करते करते इतना बड़ा, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्षेत्रों में जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग धोती पहनते हैं या लोग पजामा पहनते हैं, तो उसमें क्या है, वो छुपाते रहते हैं उसको। और कई बार वो आते हैं हॉस्पिटल में तो इतना बड़ा हाइड्रोसील होता है कि हमें देख के लगता है कि कैसे आप इसको छुपा रहे थे। हाँ, तो उसमें फिर सर्जरी करके पानी निकालना पड़ता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हाइड्रोसील के साथ रहते ही हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कहते हैं क्यों बिना मतलब के सर्जरी एग्जैक्टली। तो हमारे कई बार गांव देहात में या विलेजेस में, जहाँ पर फिजिकल लुक्स पे इतना जोर नहीं है, और जहाँ पर आपके क्लोथिंग इतनी मैटर नहीं करती, और जहाँ पर आपको धोती पहनने की छूट है या हैबिट है, तो वहाँ पर कई बार लोग, क्योंकि हाइड्रोसील पेन नहीं करता, इट इज़ जस्ट लाइक स्वेलिंग आ गई है। अब वो स्वेलिंग को लोग रखते हैं। अब जब उनका चलना भारी हो जाता है, या उनको इन्फेक्शन हो जाता है, या दर्द होना शुरू हो जाता है, या पानी लीक होना शुरू हो जाता है, पानी रसना शुरू हो जाता है, तब फिर वो इलाज के लिए आते हैं। तब तक इतना बड़ा हो जाता है कई बार कि हमें उनको एडमिट करके, फिर जैसे हाइड्रोसील की सर्जरी डे केयर सर्जरी है, सुबह आओ शाम घर चले जाओ, और इतना बड़ा हाइड्रोसील है उसको फिर हमें कई बार 5-7 दिन भर्ती भी करना पड़ता है। और हर्निया? हर्निया एक अलग प्रॉब्लम है। हर्निया भी होता सिमिलर रीजन से है कि इंग्वाइनल कैनाल या जो रिंग है वो खराब है, पर हर्निया में इंटेस्टाइन्स जो है ना, आदमी की जो आंतें है, वो निकल आती है नीचे। अच्छा। तो हर्निया की प्रॉब्लम क्या है कि हर्निया को तो हमेशा सर्जरी से ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आंत है, इंटेस्टाइन है, आंत हमारे अंदर 6 फुट की 8 फुट की होती है। अगर वो नीचे आ गई गोलियों में तो कई बार वो स्ट्रैंगुलेट हो जाती है, मतलब कि वो बंद हो जाती है। तो अगर वो रास्ता कट गया तो क्या होगा कि पेट बंद हो जाता है, आपको जो है मल द्वार खत्म हो जाता है, और बहुत सीवियर पेन और कॉम्प्लिकेशन है। तो हर्निया को हम नहीं छोड़ सकते, हर्निया को हमें रिपेयर ही करना पड़ता है, और हर्निया का रिपेयर भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये भी 2 तरीके से होता है। एक तरीका तो है कि हम डायरेक्टली उसी के अंड के ऊपर ही उसको खोल के वहाँ से रिपेयर कर दें, या लैप्रोस्कोपिकली उसको पेट के अंदर से रिपेयर कर दें। तो हर्निया सर्जरी भी डे केयर सर्जरी है, और हर्निया सर्जरी एसेंशियल है, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो, हमें आंत को हम शरीर के बाहर नहीं छोड़ सकते। और टेस्टिस कैंसर? हाँ, तो टेस्टिस कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है। तो टेस्टिस कैंसर की यूनिक प्रॉब्लम ये है कि टेस्टिस कैंसर यंग एज में होता है। इट इज यंग एज कैंसर। क्या रीजंस होते हैं टेस्टिस कैंसर? टेस्टिस मैंने बोला मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें स्पर्म बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। तो जब कोई भी ऑर्गन में इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, नई चीज़ बन रही है, जैसे कैंसर क्यों बनता है? कैंसर बनता है जब आपका सेल नॉर्मल से हटके नॉर्मल बन जाए। वो तब होगा जब कोई ऑर्गन में सेल्स बहुत फास्ट रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो टेस्टिस में क्या है कि सेल्स बन रहे हैं, हर रोज 1.5 करोड़ सेल्स बन रहे हैं। तो आप सोचो कि प्रोबेबिलिटी है कि उनमें एक सेल डिसाइड करे कि मैं आज नॉर्मल नहीं बनूंगा, अब नॉर्मल बनूंगा, और वो नॉर्मल बनते बनते इकट्ठा होता चले जाएगा। तो टेस्टिस कैंसर इसलिए यंग एज में ज़्यादा होता है। वो यंग एज में आप फर्टाइल होते हो, आप मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हो। तो टेस्टिस कैंसर की थ्योरी बहुत सारी है क्यों होता है, पर आज तक ये कंफर्म नहीं है किस कारण से होता है। पर डेफिनेटली पोल्यूशन, स्मोकिंग, आर्सेनिक, गंदा पानी, टॉक्सिक्स, ये सब पार्ट तो है ही। पर टेस्टिस कैंसर की यूनिक प्रॉब्लम क्या है कि जब आदमी 18-20 साल का है, जब जीवन शुरू है, जब जवानी आई है, जब आपके सपने, क्योंकि आप करियर बना रहे हो, आपने डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, और फिर आपको शौक लगता है कि टेस्टिस कैंसर हो गया। तो इसलिए टेस्टिस कैंसर इवन दो रेयर है, इवन दो कई 10,000 में से किसी एक में होता है,
और क्योंकि ये यंग एज का कैंसर है, हाँ। इसलिए इस पर रिसर्च बहुत हुई है। Exactly. और रिसर्च का कमाल ये है कि आज भी टेस्टिस कैंसर क्यूरेबल है। तो बाकी कैंसर की तरह भी इसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे कीमोथेरेपी देते हैं या नहीं, फिर टेस्टिस कैंसर की कीमोथेरेपी बहुत रिफाइंड है अच्छा। और बहुत लिमिटेड है। Okay. टेस्टिस कैंसर की कीमोथेरेपी ना तो बाल झड़ते हैं ना वीकनेस आती है। अच्छा। टेस्टिस कैंसर को अगर ढंग से मैनेज किया जाए तो मरीज 2 या 3 महीने के इलाज में ठीक हो सकता है। अच्छा। इतना हाई मतलब टेस्टिस कैंसर का क्योर रेट है, तो मरीज को हम बोलते हैं कि अगर आप इलाज करा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसलिए टेस्टिस कैंसर को तो पकड़ना जरूरी है इमीडिएटली, क्योंकि हम नहीं पकड़ेंगे तो हम मरीज के लिए नुकसान कर रहे हैं। मतलब एक कैंसर जो ठीक हो सकता है उसी को नहीं पकड़ा हमने तो फायदा क्या है। इसलिए अगर टेस्टिस में सूजन है तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार टेस्टिस कैंसर हो सकता है और आप मिस कर जाओ तो दिक्कत है। एग्जैक्टली। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बताइए डॉक्टर, क्यों होता है, इससे बचने के लिए हम क्या करें, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ माय पेशेंट्स आर ईडी, और ईडी शहरों में बढ़ता जा रहा है। तो ईडी के बहुत सारे कारण है, पर सबसे पहले समझेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि जो लिंग है आदमी का वो पूरी तरह से तनाव में नहीं आ रहा, वो पूरी तरह से इंटरकोर्स के लिए तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई ग्रेड्स होते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है कि ग्रेड 1 हो। ग्रेड 1 मतलब कि बहुत अर्ली स्टेज है, जहाँ तनाव तो आ रहा है, हार्डनेस तो आ रही है, पर संबंध पूरा नहीं बन पा रहा, संबंध खत्म होने से पहले ढीलापन आ रहा है, या आदमी को लगता है कि मेरा जितना पहले हार्ड था उतना हार्ड नहीं हो पा रहा है, तो वो अर्ली साइंस है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस कदर भी हो सकता है कि बिल्कुल इरेक्शन बंद हो जाए, मतलब बिल्कुल फुलाव आना बंद हो जाए कंप्लीटली। मतलब व्यक्ति की इच्छा है, व्यक्ति का डिज़ायर है, पार्टनर भी तैयार है, और वो लोग कई कई घंटे ट्राई करते हैं पर लिंग में कोई मूवमेंट या कोई भी इरेक्शन आता ही नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा लिंग है वो एक ब्लड ऑर्गन है। जो लिंग है उसमें 3 पार्ट है। एक तो पेशाब की नलकी है जो पेशाब के काम आती है, और 2 रॉड्स होती है जिसमें खून आता है। तो ये भगवान ने बनाया है या इंजीनियरिंग करी है इस तरीके से कि जब आपको अराउजल होगा तो उस समय ब्लड आएगा और ये फूल जाएगा। तो जो पेनिस है वो एक गुब्बारा है, तो उसमें जब ब्लड आता है तो पूरा टाइट हो जाता है, और ब्लड ना आए तो वो ढीला पड़ जाता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम है। तो अगर लिंग में ब्लड नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो डायबिटीज़ से ख़राब हो, चोट से ख़राब हो, आर्टरी बंद हो जाए, कोई उसके अंदर क्लॉट फंस जाए, प्लाक फंस जाए, या हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, या लीकेज है। लीकेज मतलब कि गुब्बारे में छेद हो गया कि जितनी हवा भर लो निकल जाती है, तो आप जितना बजे ब्लड भर लो वो निकल जाता है। तो इन कारण से क्या होता है कि पेनिस में इरेक्शन बंद हो जाते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं, पर मोस्ट कॉमन कारण है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मिसयूज ऑफ हार्मोन्स, आपने इंजेक्शन हार्मोन्स ले लिए, आपके हार्मोन खराब हो गए, और एडिक्शन टू मास्टरबेशन, जहाँ पर आप नेचुरल अपनी वाइफ से या पार्टनर से अराउज नहीं हो पा रहे, जहाँ इस कारण से आपको एक्चुअल सेक्स के ड्यूरिंग इरेक्शन नहीं आ रहा है और वैसे मास्टरबेशन के ड्यूरिंग इरेक्शन आ रहा है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ईडी के, तो उनकी कंप्लेंट यही होती है कि डॉक्टर साहब हम अपनी वाइफ से, पार्टनर से, फैमिली से संबंध नहीं बना पा रहे, संबंध के टाइम पे हम या तो इरेक्ट नहीं हो पाते, या इरेक्शन पूरे समय रहता नहीं है, या इरेक्शन जब रहता है तो वाइफ को या पार्टनर को फील नहीं होता है, या हमारा संबंध पूरा नहीं बन रहा है। तो फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ में और प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमारा एज अ एंड्रोलॉजिस्ट काम है कि हम डायग्नोज करें कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है पिनाइल डॉपलर। पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम लिंग का अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि ब्लड सप्लाई कहाँ ख़राब हुई है। तो वो बताता है कि भाई ब्लड सप्लाई कैसे ख़राब हुई है, कहाँ ख़राब हुई है, कि हार्मोन के टेस्ट है। फिर मरीज़ के नर्व्स टेस्ट होते हैं कि नर्व्स ख़राब तो नहीं हो गई है। डायबिटीज शुगर का टेस्ट होता है। डायबिटीज शुगर अफेक्ट करता है सबसे कॉमन कारण है, सबसे कॉमन कारण है। 30-40% मर्दों में डायबिटीज़ की वजह से ईडी होता है। इसके 3-4 कारण है। तो एक बार हमने ईडी वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। एक बार हमने ईडी का टेस्टिंग करा लिया, कॉस्ट चल गया पता, फिर उसके ट्रीटमेंट्स है। तो आज के दिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत सारे आधुनिक ट्रीटमेंट है, जिसमें दवाइयाँ भी है, जिसमें शॉक वेव थेरेपी होती है, जिसमें पीआरपी है, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी है, प्लस आखिर में सर्जिकल सोल्यूशन भी है। तो जिन मरीजों में हम लोग सब ट्राई कर चुके हैं और नहीं काम कर रहा है, तो आज के दिन आर्टिफिशियल पेनिस आते हैं, आर्टिफिशियल लिंग के मशीनें आती है जो हम पेनिस में लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे किसी को सुनाई ना दे तो इम्प्लांट लगता है, दिखाई ना दे तो आंखों में लेंस लगता है, दिल खराब हो जाए तो उसमें एक स्टेंट डलता है, वैसे लिंग के स्टेंट भी आते हैं। तो अगर उनको इम्प्लांट बोलते हैं, तो अगर पिनाइल इम्प्लांट बोलते हैं। तो अगर मरीज का इरेक्शन इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, दवाइयाँ साइड इफेक्ट कर रही है, तो हम पेनिस इम्प्लांट लगा के
फिर से लिंक को ठीक कर सकते हैं। तो ये वर्स्ट केसेस में हो सकता है जब सब चीजें वर्स्ट केसेस नहीं, देखो वर्स्ट केस कुछ नहीं होता है। ईडी का ट्रीटमेंट जो है ना, ईडी का ट्रीटमेंट इज एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट द मैन्स प्रॉब्लम, इट इज अ कपल प्रॉब्लम। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो खाली आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। वो कपल का प्रॉब्लम है, उसमें उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है या पार्टनर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सेक्स दो लोगों में होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कई बार अगर क्लिनिकली दवाइयाँ काम कर रही है, इरेक्शन आ रहा है, पर इरेक्शन इतना नहीं है कि वाइफ सेटिस्फाई हो पा रही है, या इरेक्शन इतना नहीं है जिससे फैमिली बन रही है या बच्चे हो पा रहे, तो भी इलाज पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो इसलिए हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिर्फ मरीज का इंटरव्यू लेते हैं, हम वाइफ से भी बात करते हैं, पार्टनर से भी बात तो करते कई बार क्या है, मरीज तो कहता है आगे कि सर मेरे को ठीक है, थोड़ा इरेक्शन आना शुरू हो गया है, अब मेरे को मतलब एटलीस्ट मैं डिस्चार्ज कर पा रहा हूँ, पर क्या उस इरेक्शन से फैमिली लाइफ कंप्लीट हो पा रही है, क्या कपल सेटिस्फाइड है? तो कपल सेटिस्फाइड नहीं है तो कई बार हम इम्प्लांट तब भी डालते हैं, क्योंकि अगर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो इंटरकोर्स नहीं होने से इंटरमैरिटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, फिर अगर घर पे कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपके रिलेशन विद इन लॉज, रिलेशन विद चिल्ड्रन डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर करियर और वर्क पे भी बात आती है। ठीक है, तो अगर आपके बेडरूम में हैप्पीनेस नहीं है तो वो आपके पूरे हर चीज़ को डिस्टर्ब कर देगी।